हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब लास्ट में अपना पूरा एक एएमयू क्या होता है समझे थे ना। एएमयू यानी उसको हम लोग क्या बोले थे, एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक ना, इकाई भी बोल सकते हो। तो आप हेडिंग वही लगाओ परमाणु, और इसे हम लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं, आपको कल बताए थे परमाणविक, कहीं ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। परमाणविक या परमाणु द्रव्यमान मात्रक, मात्रक बोलो या इकाई बोलो आपका मर्जी, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, जैसे जो आपके मूल कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु, इन सब के द्रव्यमान अत्यंत छोटे होते हैं। तो इन सब के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग एक बहुत अत्यंत छोटा मात्रक बनाए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एएमयू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एएमयू से दर्शाते हैं। तो आप लिखो इसमें परमाणु नाभिकों तथा मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अत्यंत कम होते हैं। इन्हें मापने के लिए एक सूक्ष्म मात्रक का प्रयोग करते हैं जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कोष्ठक में 60 में आप लिख लेना है एएमयू कहते। तो ये तो आपने परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में बताया। वैसे हमें किसे डिफाइन करना है, एक एएमयू को। कल हम लोग क्लास में पूरा देखे एक एएमयू को आपने किस तरीके से डिफाइन किया है। तो बता दो, हम लोग एएमयू को डिफाइन करने के लिए क्या लिए थे, कार्बन। और कार्बन सीधा केवल हम लोग कार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन में कई प्रकार कार्बन 6C12 भी होता है, 6C14 भी होता है। हम लोग किसको लेके चलेंगे, 6C12 को। तो आपको बताए थे कि ये जो ऊपर लिखा रहता है ये क्या बताता है, जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, यही द्रव्यमान को बताता है। किसके द्रव्यमान को बताता है, कार्बन के। अब ये कार्बन के एक परमाणु के भी द्रव्यमान को बताता है और ये नंबर कार्बन के एक मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को बताता है। तो कार्बन, और हम जब कार्बन बोलेंगे सिर्फ कार्बन नहीं बोलेंगे, पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ बोलेंगे कि 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, कितने का द्रव्यमान के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये कितना होता है 12 एएमयू। और अगर 6C12 के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का मतलब समझते हो, अन्य परमाणु आपने ना, ऐसे एक मोल को आप अन्य से दर्शाते हो ना। एक मोल संख्यात्मक रूप में जो मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो इसी को हम लोग इस नंबर को किससे दर्शाते हैं, अन्य से। तो किसी भी चीज का जब एक मोल लेते हो तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो वही हम लोग बात करते, अगर कार्बन के एक मोल परमाणु लोगे, एक मोल परमाणु लेने का मतलब इतना परमाणु अगर लोगे तब उसका जो द्रव्यमान आता है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो फिलहाल हमको पहले एक एएमयू को दर्शाना है। तो देखो 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 एएमयू। हमको एक एएमयू चाहिए, तो एक एएमयू कब मिलेगा, जब आप दोनों साइड इधर भी 12 का भाग दे दो और आप इधर भी 12 का भाग दे दो, 12 से 12 कैंसिल होकर कितना, एक एएमयू। यानी एक एएमयू आपको कब मिलेगा, जब आप 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का क्या लोगे, 12वां भाग। क्योंकि 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू है, हमको एक एएमयू चाहिए, तो उसका 12वां हिस्सा जो आएगा उसके द्रव्यमान का, वही तो एक एएमयू होगा। तो आप पैरा चेंज करके लिखना कि एक एएमयू 6C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के एक परमाणु
के द्रव्यमान का 1/12 भाग के बराबर होता है, बराबर होता। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 AMU, दिस इंप्लाइज दैट 1 AMU ये बराबर हो जाएगा 1/12 भाग किसका, 6C12, यानी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, देखो 1 AMU आपने कैसे डिफाइन किया, 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उसका कितना भाग, 12वां भाग। कितना, 1/12 भाग, यानी 12वां भाग आप बोल सकते हो, 12वां हिस्सा ना जैसे। ठीक है, अब आप एक चीज ये भी जो जानते होगे क्या, कि चूंकि 6C12 के n परमाणु, n यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। और इतना परमाणु लेने का मतलब 1 मोल ले लिए, तो 1 मोल का द्रव्यमान वही उतना ही आएगा, लेकिन ग्राम में आएगा। हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, देखो 1 AMU हम जानते हैं, हम AMU को ग्राम में बदलना चाहते हैं, या AMU को हम किलोग्राम में बदलना चाहते हैं। तो यानी हम AMU और ग्राम के बीच में रिलेशन लाना चाहते हैं कि AMU को ग्राम में बदलना होगा तो आप क्या करोगे, या ग्राम को AMU में बदलना होगा क्या करोगे। तो वही हम जो एक AMU है, तो एक AMU को किस तरीके से डिफाइन, कार्बन के द्रव्यमान से डिफाइन किया। तो हमको पता है कि ग्राम कब मिलेगा, जब आप उसका 1 मोल लोगे। कितना लोगे, 1 मोल लोगे। तो वही 6C12 यानी कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। बोलो, कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितना चाहिए, तो क्या यहां से आप 1 परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है। अगर 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, इतने का भाग दे दोगे। ज्यादा का पता है 1 का निकालना, तो उतने का भाग ही देते हो। अगर आपको 10 पेंसिल का दाम पता है, 1 पेंसिल का दाम चाहिए, क्या करोगे, 10 का भाग ही तो दोगे। तो सीधी सी बात वही, अगर 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो हमको इसका प्रयोग करते हुए 1 परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान हम कितना लिख देंगे, 12 ग्राम बटे n का भाग दे दो, या 6.022 का भाग × 10⁻23 का भाग दे दो। समझ में आ रहा है बात ना, क्यों ऐसा किए, क्योंकि n परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो हमको 1 परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो n का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। n लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 ग्राम बटे 6.022 × 10⁻23, और यही वैल्यू ले जाके इसमें रख दो। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU है कितना, 1/12 गुणे, यही है ना 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। और 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान आपने कितना निकाला, यही तो निकाला। ये देखो ग्राम में आया ना, तो यहां से AMU और ग्राम में रिलेशन आ जाएगा अपना। तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम बटे 6.022 × 10⁻23। तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको क्या मिला, 1 AMU बराबर 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम। तो पहले आप इतना कन्वर्ट करो, फिर इसको हम भाग करके आगे बात करें। आप पहले इतना कॉपी करो, तो आप इससे कॉपी कर चुके होगे। देखो, आप इसमें कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो एक बार फिर से सुन लो। जब हमने ये बात कर चुका है कि जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी सिंबल मिल जाए, ZXA, इस प्रकार अगर कभी भी आपको सिंबल मिले, तो जो ऊपर लिखा आता है इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ये क्या बताता है, उस x के द्रव्यमान को बताता है, उस तत्व के द्रव्यमान को बताता है। अगर उस तत्व के 1 परमाणु का बात करोगे तो इतना AMU द्रव्यमान होगा, और उस तत्व के 1 मोल परमाणु का बात करो, जहां हमने 1 मोल बोला, आपके दिमाग में तुरंत क्या चलना चाहिए, 6.022 × 10⁻23 परमाणु, उतना बड़ा परमाणु। तो अगर उतना ज्यादा परमाणु लोगे तो उसका द्रव्यमान A ही होगा, लेकिन ग्राम में। जब 1 परमाणु का बात करेंगे तो इतना AMU, और जब 1 मोल परमाणु का बात करेंगे तो इतना ग्राम। क्लियर है ना। तो बस वही हमने लिखा है कि हमको 1 AMU होता क्या है। अभी ये देखो, आपको जब कार्बन का बात करना है, तो कार्बन के लिए, कार्बन में कई कार्बन होते हैं, तो हम लोग लेंगे किसको, 6C12। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12
AMU भी होगा और इसका द्रव्यमान 12 ग्राम भी होगा। तो अभी 12 ग्राम का आप छोड़ो, पहले आप 12 AMU का बात करो। तो इस कितने का द्रव्यमान 12 AMU होगा? एक परमाणु के द्रव्यमान 6C12 की जब एक परमाणु लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 AMU ना। 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? परमाणु का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा? 12 AMU, क्योंकि जो ऊपर लिखा रहता है उतना AMU होता है, लेकिन हमको डिफाइन किसको करना है? 1 AMU को। तो 1 AMU कब आएगा? जब 12 AMU में हम 12 का भाग दे देंगे तो 12 से 12 कैंसिल होकर 1 ही तो आएगा। तो यानी एक परमाणु का द्रव्यमान मत लो, उस एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा वो तो 12 AMU आ रहा है, हमको 1 AMU चाहिए। तो 1 AMU कब मिलेगा? तो जो पूरा एक परमाणु का द्रव्यमान है उसका बराबर हिस्सा ले लो। बात समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने लिखा है कि 1 AMU 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, उसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। तो यही हमने लिखा है कि 1 AMU कितना होगा? 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान तो 12 AMU होता है, तो जब 12 से 12 का भाग दे दोगे तो 1 AMU बचेगा। यानी 1 AMU 1/12 भाग होता है किसका? 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये तो आपने 1 AMU को परिभाषित किया। अब हम देख रहे हैं कि AMU, जैसे आपको पता है ना, किलोग्राम को ग्राम बदलना होता है तो आप क्या करते हो? 10⁻³ का गुणा कर देते हो, यानी 1000 का गुणा करते हो। तो आपको किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन पता है तभी तो आप ऐसा करते हो। तो अब हमको कभी कभी AMU को ग्राम में बदलना होगा, AMU को किलोग्राम में बदलना होगा। तो हम वही अब रिलेशन निकाल रहे हैं। यहां से हमने रिलेशन निकालना स्टार्ट किया, किसके बीच में? AMU और ग्राम के बीच में। तो कैसे रिलेशन निकाले? क्योंकि हमको 1 AMU पता है, 1 AMU कितना होता है हमको ये पता है, तो हम इसी AMU को ग्राम के टर्म में लिखना चाहते हैं। और कैसे लिखेंगे? क्योंकि अभी आपको बताया ना कि अगर इसका एक परमाणु लोगे तो इसका द्रव्यमान 12 AMU आएगा, लेकिन इसका 1 मोल परमाणु लोगे, 1 मोल परमाणु लेने का मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु लोगे तो उसका जो द्रव्यमान आएगा वो 12 ही आएगा, लेकिन किस में आएगा? ग्राम में। किस में आएगा? तो यही हमने लिखा है कि 6C12 के इतने परमाणु, यानी इसी संख्या को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल में इतना ही परमाणु आता है। तो अगर 6C12 का 1 मोल परमाणु लोगे तो उसका द्रव्यमान यही आएगा 12, लेकिन किसमें? ग्राम में। तो लेकिन हमको जो 1 AMU का रिलेशन पता है वो एक परमाणु के टर्म में पता है। कितने परमाणु के टर्म में? तो यहां पर तो आपको इतने परमाणु का द्रव्यमान पता है, तो यहां से आप एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लो। तो अगर इतने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो इतने का क्या कर दोगे? भाग ही तो दोगे। तो जब हमने इतने का भाग दिया तो हमको क्या मिला? एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या मिला? देखो लिखे भी हो, 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम बटे इतना। और यही जो एक परमाणु का द्रव्यमान है ले जाके हम यहाँ पर रख दिए, क्योंकि 1 AMU को यही तो लिखे हो ना, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो 1/12 गुणे, कोष्ठक का मतलब गुणा ही होता है ना, 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान आया कितना है? 12 ग्राम बटे 6.022 × 10⁻23। 12 से 12 कैंसिल हुआ तो 1 AMU बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे इतना बचा, और ये बचा किस में है? ग्राम में। तो पहले जब आप इसको भाग दोगे तो आप क्या कर सकते हो? देखो हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर भाग जाएगा नहीं, अरे 1 है यहाँ पर, नीचे 6, तो एक काम करें 10 ऊपर बना दे, बड़ा हो जाएगा, भाग दे सकते हो। तो ऊपर 10 का गुणा कर देते, नीचे भी 10 का गुणा कर देते, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा? 1 AMU बराबर 10 बटे 6.022 × 10⁻24 हो जाएगा। अरे ऊपर 10 का गुणा करोगे तो नीचे भी तो 10 का गुणा करोगे, और जब नीचे 10 का गुणा करोगे तो 10⁻23 था, 10⁻1 का और गुणा कर दिया, 10⁻24 से हुआ, और 10, और ये कितना? ग्राम में। तो यहां से आपको क्या मिला? 1 AMU बराबर, जब इसका भाग दोगे तो आप भाग दे के देख लेना, ये लगभग 1.66 के आसपास आएगा। जो 10 में जब आप 6.022 का भाग दोगे तो कितना आएगा? लगभग 1.66 का भाग, और ये 10⁻+24 ऊपर जाके 10 क्या आ जाएगा? -24 ग्राम। यानी 1 AMU कितने द्रव्यमान के इसको जब ग्राम में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा? 1.66 × 10⁻24 -24 kg ग्राम। अगर kg बदलना होगा तब आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर देते हो। या आप ऐसे समझ सकते हो 1000 का भाग देना, 1000 का जब भाग दोगे यानी 1/1000 का गुणा करोगे, 1/1000 मतलब 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻³ ही होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 AMU ये बराबर हो जाएगा 1.66 × 10⁻24 था, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 1 AMU = 1.66 × 10⁻24 3 27 ना, तो -27 kg। ठीक है, तो आप अब समझ में आया ना? तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम इसके आगे बात करते हैं द्रव्यमान क्षति का।
डालो नाभिक की द्रव्यमान क्षति। देखो क्या होता है नाभिक का द्रव्यमान क्षति, थोड़ा वर्ड में जाओ। नाभिक, किसके द्रव्यमान क्षति का बात करना है? नाभिक की। और बात नाभिक के बारे में क्या बात करना, उसके द्रव्यमान क्षति, यानी नाभिक और क्षति का मतलब आपको समझना है। क्षति का मतलब कुछ कम हो जाना, लॉस हो जाना, ह्रास हो जाना। तो नाभिक के द्रव्यमान में भी कुछ कमी होता है, क्योंकि आपको पता क्या है नाभिक का द्रव्यमान होगा क्या। नाभिक में क्या होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होंगे और नाभिक में कुल कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो जो टोटल प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, जो टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, इन्हीं दोनों द्रव्यमान को जोड़ दोगे तो वही तो नाभिक का द्रव्यमान आएगा। जैसे चलो ये भी आप शायद ये लिखे हो ना, शायद हाँ आप ये लिखे हो, जब कभी भी हम इस सिंबल को लिखते हैं एक्स जेड ए इस तरीके से, इस बात का मतलब क्या है बताओ। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इस सिंबल को देख के बताना। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या जेड होगी क्या, क्योंकि ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें से ये घटा देते हो यानी a माइनस जेड, इतना न्यूट्रॉन होता है। चलो हम मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो उसको हम दर्शा देते हैं एमपी से, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसको हम इससे दर्शा दे रहे हैं mn, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हमने mn से दर्शाया, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को हमने mp से दर्शाया। तो कोई भी अगर नाभिक है, उस नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं, और उस नाभिक में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, a माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक में कुल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो जेड प्रोटॉन होंगे, तो जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान जेड इंटू mp होगा। पक्का। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m इंटू n है, और टोटल है कितने न्यूट्रॉन, a माइनस जेड। तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, m इंटू n हो जाएगा, इतना mn। तो नाभिक का अगर कुल द्रव्यमान आपको चाहिए तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान जोड़ दोगे, यही तो नाभिक का कुल द्रव्यमान आएगा। बोलो नाभिक का कुल द्रव्यमान। तो जो नाभिक का कुल द्रव्यमान होगा किसके बराबर आना चाहिए, प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान। प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कैसे निकालते हो, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को हमने मान लिया mv, तो कुल प्रोटॉन होते कितने, परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन होते हैं जेड। तो अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp हुआ तो जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान जेड इंटू mp। मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m इंटू n है, तो टोटल न्यूट्रॉन होते कितने, a माइनस जेड। तो अगर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m इंटू n, तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान a माइनस जेड इंटू mn। तो इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान हुआ, नाभिक के अंदर इतना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। तो जो टोटल प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जो टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही तो नाभिक का कुल द्रव्यमान आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब प्रैक्टिकली देखा गया तो इसके द्रव्यमान से थोड़ा बहुत नाभिक का द्रव्यमान कम ही आया। नाभिक का जो एक्चुअल द्रव्यमान है, जो रियल द्रव्यमान है, रियल उसका जो मास है, वो इस मास से थोड़ा कम आया। और ये जो मास में अंतर है, मान लेते हैं कि चलो ऐसे समझ लो कि ये जो टोटल मास आया इसको हमने बोल दिया x, और नाभिक का जो हम देख रहे हैं चलो इसको बोल देते हैं स्मॉल m। सपोज दैट वैसे ये जो टोटल द्रव्यमान करने पाए इसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल m। और जो नाभिक का कुल द्रव्यमान है उसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल M। तो हमेशा देखा गया कि जो एक्चुअल द्रव्यमान है इस रियल द्रव्यमान से कुछ, इस द्रव्यमान से कुछ न कुछ कम आ रहा है। तो यही जो द्रव्यमान में अंतर आया, ये जो द्रव्यमान में कमी आ रही है, इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक के द्रव्यमान में कितनी की क्षति हुई, कितनी द्रव्यमान की कमी हुई, तो कितना कम हुआ। अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, किसमें से इसको घटाओगे, कैपिटल M में से स्मॉल m घटाओगे कि स्मॉल m में से कैपिटल M घटाओगे। कौन वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है, कौन वैल्यू बड़ा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला वैल्यू बड़ा है। क्यों, अभी आपको हमने क्या समझाया कि ये आना चाहिए द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना आना चाहिए, स्मॉल m। चलो नंबर में समझ लो ना, मान लो द्रव्यमान आना चाहिए कितना 10, लेकिन द्रव्यमान आ कितना रहा है, 8 ही आ रहा है, कुछ तो कम हुआ। तो यही जो द्रव्यमान में कमी हुई इसी को हम लोग क्या बोला, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति को हम लोग दर्शाएंगे किससे, डेल्टा m से। डेल्टा भी मास में अंतर ही तो निकाल रहे हो। तो ये अंतर कैसे निकालोगे, जो होना चाहिए द्रव्यमान उसमें से घटाओगे जितना हो रहा है द्रव्यमान। होना इतना द्रव्यमान चाहिए यानी स्मॉल m, और हो कितना द्रव्यमान रहा है,
कैपिटल एम। तो आप स्मॉल एम में से कैपिटल एम को घटाओगे, यानी स्मॉल एम है क्या, यही तो है स्मॉल एम। यानी कहने का मतलब डेल्टा एम अगर आपको कभी निकालना होगा तो ये फार्मूला होगा डेल्टा एम निकालने का, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये इतना आना चाहिए द्रव्यमान, लेकिन आ कितना रहा है द्रव्यमान, कैपिटल एम आ रहा है। तो यही जो अंतर आया, आना इतना चाहिए था, आ इतना रहा है, इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? तो क्या ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्या? अरे कुछ नहीं, कितना द्रव्यमान आना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान आना चाहिए, लेकिन आप जो द्रव्यमान है बस उसे घटा दो। बात समझ आ रहा है? तो चलो आप लिखो इसे। देखो, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियानो यानी प्रोटॉनो प्लस न्यूट्रॉनो के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। सही बात है। जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है और नाभिक के अंदर उपस्थित जितने भी न्यूक्लियन है उनके कुल द्रव्यमान से कुछ कम ही होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को, द्रव्यमान के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा एम कितने के बराबर हो जाएगा, ध्यान से इधर एक मिनट देख लो। हम लोग जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान को हम कितना मान के चल रहे हैं, कैपिटल एम। जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है उसको क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल एम। तो नाभिक के अंदर होना कितना द्रव्यमान चाहिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपने माना एमपी और टोटल होते कितने प्रोटॉन है, जेड। तो यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जेड एमपी हुआ प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को आपने एमएन माना है और न्यूट्रॉन टोटल कितना होता है, ए माइनस जेड। तो यानी टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हुआ, ए माइनस जेड इंटू एम एन। तो नाभिक का द्रव्यमान इतना होना चाहिए था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर जितना द्रव्यमान हो रहा है उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए था, लेकिन उसका द्रव्यमान होता कितना है, कैपिटल एम। तो इसी द्रव्यमान को घटा देंगे, तो यानी इन्हीं दोनों जितना होना चाहिए था और जितना हो रहा है, इसी अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ पर आप सभी लीटर का मीनिंग लिख लो। यहाँ डेल्टा एम तो आपने पहले ही लिख दिया है, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहने के लिए आप बोल सकते हो प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या ना, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो ए माइनस जेड क्या हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। स्मॉल एमपी और स्मॉल एमएन क्या है, एमपी क्या बता रहा है यहाँ पर, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एमएन क्या बता रहा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ना, जितना वास्तव में द्रव्यमान देखा गया, नाभिक का द्रव्यमान। सीधा से बोल दे, नाभिक का द्रव्यमान कर दो या नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कर दो। तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर इसका आगे हम लोग बात करें। नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखो अभी आपने कल देखा है कि जब कभी भी द्रव्यमान में क्षति होता है, क्योंकि आपने एक देखा ना, द्रव्यमान
ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, क्योंकि अभी तक क्या माना जाता है, द्रव्यमान अलग से द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अलग है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अलग है, लेकिन ये देखा गया दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिला दो तो संरक्षित है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा मिलकर संरक्षित है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का क्षति हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अगर द्रव्यमान क्षति हुआ होगा इसके बराबर ऊर्जा भी निकला होगा, बोलो। तो एक प्रकार से देखा जाए जितना द्रव्यमान क्षति हुआ उसी की जो तुल्य ऊर्जा होती है वही तुल्य ऊर्जा का लॉस हुआ होता है, और वो ऊर्जा कहीं जाता नहीं है, वो ऊर्जा ना, क्योंकि आपको पता है ना प्रोटॉनों प्रोटॉनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रोटॉनों प्रोटॉनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो उन प्रतिकर्षण के बावजूद भी प्रोटॉन के बांध के रखने में, प्रोटॉनों को बांध के रखने में यही जितना ऊर्जा कम हुआ है, जितना द्रव्यमान कम हुआ है, इस द्रव्यमान क्षति के बराबर जो ऊर्जा आएगी वही ऊर्जा इसको बांधने में काम आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपने जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो वहां पर आपने क्या देखा, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लो इस इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा में गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आप बाहर से +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के किधर चला जाएगा, नाभिक को छोड़कर परमाणु को छोड़कर परमाणु के बाहर चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इस परमाणु को बनाने में, परमाणु को बनाने का मतलब उसके नाभिक को बनाना, नाभिक को बनाने का मतलब उसके अंदर प्रोटॉनों को प्रतिकर्षण के बावजूद भी बांध के रखना। तो अगर इसको बांध के रखने में मान लो सपोज दैट 3.4 जूल का ऊर्जा लगाओ, तो अगर आप +3.4 जूल का एक्स्ट्रा ऊर्जा और इसको दे दो तो सभी प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे, नहीं अलग हो जाएंगे? तो यही क्या होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। यानी जितना द्रव्यमान क्षति हुआ इस द्रव्यमान क्षति के बराबर जो ऊर्जा आएगी, डेल्टा ई बराबर अभी आपने कल पढ़ा डेल्टा mc²। आपने अभी डेल्टा एम निकाला कि नहीं निकाला? जब आपको डेल्टा एम पता चल जाएगा तो सी तो प्रकाश की चाल है पता ही है, तो जब डेल्टा एम ही पता सी पता तो क्या आपको डेल्टा ई मिला कि नहीं मिला? तो यही ऊर्जा क्या करती है, नाभिक को बांध के रखने में काम आती है। और अगर इतना ही ऊर्जा अगर आप दे दो, इतना ही ऊर्जा लगाओ, तो ये सभी प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे, यानी सभी प्रोटॉन अलग अलग होने का मतलब सभी नाभिक का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जब प्रोटॉन खत्म हो गए, सब खत्म नहीं होगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो कितना ऊर्जा प्रोटॉन को सभी प्रोटॉनों को अलग अलग करने में कितनी ऊर्जा लगेगी? यही जितनी ऊर्जा इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य जितनी ऊर्जा आएगी। द्रव्यमान क्षति हुआ, इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य कुछ ऊर्जा आएगी, यही ऊर्जा क्या कहलाती है, उस नाभिक की बंधन ऊर्जा। लेकिन परिभाषित देखो, बंधन ऊर्जा का मतलब हुआ ऊर्जा जो नाभिक को बांध के रखा है, या आप ऐसा बोल सकते हो अगर ये बंधा हुआ है तो इसको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वही क्या कहलाती है, उस नाभिक की बंधन ऊर्जा। दोनों एक ही बात होगा ना। अगर कोई आदमी, सीधी सी बात है, 10 जूल की एनर्जी से बंधा हुआ है, अगर 10 जूल का ऊर्जा उसको एक्स्ट्रा दे दोगे तो फिर वो छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसका बांध टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो वही क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक के प्रति न्यूक्लियनों को अलग करके अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या है बंधन ऊर्जा? सभी न्यूक्लियनों को अलग अलग करके अनंत दूरी तक ले जाने का। अनंत दूरी का ले जाने का मतलब इनको अलग अलग कर दो, कोई एक दूसरे के संपर्क में ना रह जाए। तो इनको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, और कितनी ऊर्जा चाहिए, द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो ऊर्जा आएगी उतनी ही ऊर्जा चाहिए। जितनी ऊर्जा से बंधा हुआ है उतनी ऊर्जा चाहिए। इसी ऊर्जा को क्या कहलाते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो चलो आप लिखो, नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों बोल दिए, इसका मतलब आप समझ गए ना, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों। नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों को अनंत तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या बताता है कि वो नाभिक के सही प्रोटॉन कितने ऊर्जा से बंधा हुआ है, या ये भी बोल सकते हो कि उस प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा हमको बाहर से देनी पड़ेगी। यही क्या होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा का फार्मूला आपको पता चल गया क्या? यदि पैरा चेंज करके लिखना, यदि नाभिक की द्रव्यमान क्षति, नाभिक की
द्रव्यमान क्षति डेल्टा m हो तो नाभिक की बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा को हम लोग डेल्टा ई से दर्शाएंगे। नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और अभी इसके पहले आपने इसको चलो मान लो समीकरण नंबर 1। तो चूंकि आप जानते हो डेल्टा एम बराबर कितना, अभी आपने देखा था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, ये तो नाभिक का द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम आया था। तो इस फार्मूले को ले जाके इसमें रखोगे तो आपको डेल्टा ई मिल जाएगा। तो डेल्टा ई कितना मिल जाएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। ये क्या आया, ये तो डेल्टा एम आया और इनटू आपको क्या करना है सी स्क्वायर। ये क्या हो गई, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर तो आप इससे कॉपी कर चुके होगे। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस पे सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके आगे की टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।